नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। और बताइएगा पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। हाँ, ये हम लोगों का यूनिट 1 चल रही है यूजीसी नेट पेपर 1 की, और हम लोग निरंतर अध्ययन अब लोग करने वाले हैं। रेगुलर मैंने देना स्टार्ट भी कर दिया है, और यूनिट 1 का हमारा आज 23वां लेक्चर है। और अभी तक हम लोग कल लास्ट हम लोगों ने 22वीं क्लास में चर्चा की थी ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों की, और काफ़ी विस्तृत स्वरूप में चर्चा की थी। ये आपको इसी मात्र का ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभाव और मूक्स का 45 पेज का नोट्स है। उसमें से हम लोग 16 पेज तक की बात कर चुके हैं। आज हम लोगों को स्वयं प्रभा और मूक्स आदि जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार के इनिशिएटिव हैं उनके बारे में चर्चा करनी है कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है और मूक्स क्या है, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी चर्चा करेंगे। तो हम डायरेक्ट तौर पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते जाइएगा कैसा लग रहा है, और नोट्स बनाते जा रहे हो या नहीं बनाते जा रहे हो। कुछ लोगों का कहना है ये पीडीएफ भी दे दीजिएगा सर, तो बिल्कुल आपको दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और वहीं पर ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ दिन में हैंड रिटन नोट्स इसके बन रहे हैं, वो बना करके प्रोवाइड करवा देंगे आपको। देखिए, स्वयं, फिर है स्वयं प्रभा, और फिर है मूक्स। पहले इन एक एक का अध्ययन करेंगे, फिर तीनों का अध्ययन करेंगे। स्वयं का कंप्लीट नाम एक बार पूछा गया है आपसे कि स्वयं का नाम क्या है, तो एस मतलब होता है स्टडी, डब्ल्यू का मतलब है वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। तो ध्यान रखना कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, ये स्वयं का फुल फॉर्म है। इसके नाम में ही इसका महत्व छुपा हुआ है। तो पढ़ते हैं। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के चीजों को देखेंगे। भारत में शिक्षा हमेशा सामाजिक समानता और राष्ट्रीय विकास का आधार रही है, कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य रहा है कि हम लोग समान शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, कि सब तक समान पहुंच सके। हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं उस पर, लेकिन फिर भी प्रयास तो है ही। लेकिन देश की विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विविधता और संसाधनों की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाई है। इसका कारण यह है कि पर्याप्त संसाधन नहीं है, भौगोलिक विविधता है, काफ़ी जनसंख्या है। तो इसने, लेकिन 21वीं सदी में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को नया स्वरूप दिया है। दुनिया भर में मूक्स का मतलब होता है, ध्यान रखना, ये भी फुल फॉर्म पूछा गया एक बार कि मूक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, लास्ट वाला भूल जाओगे आप लोग। कोर्सेस है, डबल ओ से एक का मतलब है ओपन और एक का मतलब है ऑनलाइन। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस की अवधारणा लोकप्रिय होने लगी है कि अब संपूर्ण देश में हम क्या करें, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर दें। भारत सरकार ने भी महसूस किया कि शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके अधिकतम छात्रों पर पहुंचाया जा सकता है। चूंकि अब जैसे आप यही देख लीजिए, सर आपके पढ़ा रहे हैं, ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। अब यूट्यूब पर इस किसी भी देश के कोई भी कोने से देख सकता है, यहाँ तक कि भारत नहीं, कोई विदेशी भी देख सकता है ये सब वीडियोज। साथ ही आप उसको अपनी भाषा में भी देख सकते हैं कि आप जो एआई का अभी ऑप्शन आ गया उसमें आप इसको इंग्लिश कर लीजिए, और भी भाषाओं में धीरे धीरे आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कोई कहीं भी बैठ करके अपनी यदि सुविधाएं दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो समग्र आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी आप इन सेवाओं को ले सकते हैं और अपने समृद्धि में इनका उपयोग कर सकते हैं। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ है, मूक्स का लाभ है। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या किया है, जो भौगोलिक बाधाएं थी, जो क्षेत्रीय बाधाएं थी, जो पैसे की समस्या थी, इन काफ़ी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है। और अब आप यदि पढ़ना चाहें तो YouTube पर इतना काफ़ी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं कि आप उनकी सहायता से बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी JRF क्वालिफाई किया है, और इसमें काफ़ी स्तर पर मैंने YouTube का सहायता लिया, कई सारे लेक्चर्स का सहायता लिया, गूगल प्लेटफॉर्म्स का सहायता लिया, ChatGPT, ग्रोक आदि जैसे AI टूल्स का भी सहयोग लिया। तो इन सब की सहायता से हो पाया। इसी सोच के साथ ही ये स्वयं यानी कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स की शुरुआत कब हुई, तो 2017 में हुई। आपको पूछ लेगा
कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए कि स्टडी वेब्स फॉर ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसकी शुरुआत कब हुई भारत में, तो 2017 में शुरू हुई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो सबको समान अवसर देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और जीवन पर्यंत सीखने के अवसर प्रदान करना, कि आप अच्छी शिक्षा लें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें और जब तक सीखना चाहे सीखते रहें, ये इसका उद्देश्य है। अब इसके उद्देश्य के पीछे क्या फिलॉसफी काम का क्या कर रही है और उद्देश्य क्या है, तो स्वयं का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन फॉर ऑल पूछा जाएगा, एनी टाइम एनीवेयर, ये इंग्लिश याद रखना, एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा, एनी टाइम यानी हर समय, एनीवेयर यानी कि कहीं भी, तो कहीं भी आप लीजिए एजुकेशन फॉर ऑल एनी टाइम एनीवेयर पूछा जा सकता है डायरेक्ट दे करके कि किसका अभिकथन है, तो ये स्वयं का अभिकथन है, उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा यानी कि ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सके, शहरी तक, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सभी वर्गों के लिए शिक्षा पहुंच सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम, इग्नू, एनसीईआरटी आदि द्वारा विकसित कोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पर क्वालिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी तो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी संस्थाएं आईआईटी, आईआईएम, इग्नू, एनसीईआरटी जो प्रमाणिक भी हैं और गुणवत्ता के नाम से भी सुप्रसिद्ध हैं, तो इनके द्वारा जो डिजाइन और बनाए गए अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा डिजाइन किए कोर्सेज आपको प्रोवाइड होते हैं। इसका मतलब आप गुणवत्तापूर्ण स्रोत तक पहुंच पा रहे हैं। अब ये लागत प्रभावशीलता भी है, यानी कि सभी कोर्स यहाँ पर तो निःशुल्क ही हैं, सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है। केवल प्रमाण पत्र के लिए नाम मात्र का शुल्क लगता है, तो कोर्स पढ़िए और उसको पढ़ने का आप प्रमाण पत्र लीजिए, ये हो गया। अब आगे क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर यानी कि यूजीसी ने मान्यता दी है कि एक छात्र अपनी डिग्री का 40% भाग स्वयं के माध्यम से कर सकता है, यानी कि कोई भी अपनी डिग्री का जैसे आपको पढ़ना है तो उसमें 40% आप स्वयं के माध्यम से कर सकते हो, कि स्वयं के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, उनको आपको क्रेडिट मिलेगा, पढ़ने का लाभ भी मिलेगा। आजीवन शिक्षा केवल छात्रों के लिए नहीं, ये बल्कि शिक्षकों के लिए, पेशेवरों के लिए और आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, कि आप भी जाइए, आप भी पढ़िए, आप भी सीखिए, आप भी पढ़ाइए। जैसे अब मैं ही एक मान लीजिए टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन मेरा मन है कि मैं इसको पढ़ाऊँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के पहले उसे सीखूँ, अच्छे से तैयार करूँ, प्रिपेयर करूँ और फिर पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सीख करके ही तो आदमी पढ़ाता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं स्वयं जो बना है उसको बनाया किसने है, इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया, ये कब बना है ये समझ में आ गया, इसका फुल नाम क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है, और ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है ये भी समझ में आ गया। तो ये बनाया किसने, तो स्वयं प्लेटफॉर्म को सफल बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं इसमें, यानी कि बहुत सारी राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी हैं जो अलग अलग स्तरों पर विषयों के कोर्स तैयार करते हैं, यानी कि कोर्स देते हैं आपके लिए। स्वयं एक सरकार का पोर्टल हो गया, उस पर यदि इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स देना है तो एनपीटीईएल इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा से संबंधित कोर्सेस डिजाइन और प्रोवाइड करती है। यूजीसी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सों के लिए कार्य करती है। सीईसी है ना, ये कार्य करती है, ये कॉलेज स्तर के विषयों के लिए कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल कम्युनिकेशन है ना। ऐसे ही एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए कार्य करती है। स्कूली शिक्षा और साथ साथ व्यवसायिक जो कोर्स होते हैं उसे एनआईओएस करता है, तो वो भी प्रोवाइड। इग्नू स्नातक और आजीवन शिक्षा के जो कोर्सेस चलाए हैं वो इग्नू के द्वारा होते हैं। व्यवसायिक और प्रबंधकीय शिक्षा जो है उसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन AICTE करता है। ऐसी प्रबंधन से संबंधित कोर्स है जो IIM भी करता है ना। तो इस तरीके से अब आपको काम क्या करना है, ये सब करती है। अब आप लोग क्या करिएगा, इनके फुल नाम थोड़ा सा खोज लीजिएगा जो यहाँ पर दिए हैं फुल फॉर्म, क्योंकि कभी कभी इन ये संस्थाएं हैं इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं आपसे कि इनके फुल फॉर्म क्या है और ये क्या करती हैं। तो आप एक साथ, हालांकि ये 10वीं यूनिट में करना होता है जो आपको पढ़ाएंगे अभी आगे जा करके, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इनके यहीं पर
फुल फॉर्म खोज करके लिख सकते हैं कि एन जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ऐसे IIMB का क्या फुल फॉर्म है, NCERT का क्या फुल फॉर्म है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको खोज लेंगे तो ये आपके लिए लाभकर होगा। यानी कि इसमें क्या समझ में आया आपको, किस इसको बनाया किसने है। तो इसमें जो कोर्सेस होते हैं कई लोगों ने अपनी अपने शिक्षा से संबंधित बनाए हैं, जैसे NCERT ने स्कूली शिक्षा से संबंधित बताया, तो कई लोगों इसमें समन्वयक हैं। अब स्वयं पर कौन कौन सी क्लासों के कोर्स उपलब्ध होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लासेस के कोर्स उपलब्ध है इस पर। तो देखो स्कूली शिक्षा के कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के कोर्स उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो और बाकी यानी कि 8 से नीचे के कोर्स नहीं है, ये भी ध्यान रख सकते हो कि कोई कहेगा कि इसमें प्राथमिक एजुकेशन के नहीं है, इसमें माध्यमिक और उच्च स्तर के हैं, ध्यान रखना। तो 9वीं से 12वीं तक के BA, BCom, BSc आदि कोर्स है, यानी कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन के कोर्स हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर होता है स्नातकोत्तर स्तर के, जैसे MA, MCom, MSc ये सब भी हैं। इसके बाद व्यवसाय कोर्स भी है, जैसे तकनीकी और प्रबंधन से लेकर के यानी कि तकनीकी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से संबंधित भी कोर्स यहाँ पर है। जो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भी है, जैसे BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd और अन्य ट्रेनिंग के मॉड्यूल ये भी हैं। लाइफ स्किल्स, सर्टिफिकेट कोर्स, संवाद की कलाएं, डिजिटल साक्षरता आदि के भी उपलब्ध हैं। यानी कि आप देखें कि 9वीं क्लास से लेकर के उच्च हायर एजुकेशन तक के कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक के कोर्स उपलब्ध नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चूंकि इतने एज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन ही एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन ना कम से ही कम किया जाए वो ही ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आप ये समझो कि विद्यार्थी समझदार होना चाहिए और कम से कम किशोर या वयस्क अवस्था में होना चाहिए, तभी वो उनके लिए बेहतर है। अब आगे देखो कोऑर्डिनेट मॉडल से विस्तार से समझो यहाँ पर कि इसमें कोऑर्डिनेट क्या है। स्वयं का सबसे बड़ा नवाचार यह है कि ये 4 खंड में आपको कंटेंट देता है। और एक बार पूछा गया है कि स्वयं 4 खंडों में कैसे कंटेंट देता है, वो 4 क्या है। तो एक तो ये देता है वीडियो लेक्चर और व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स व्याख्यान देता है, यानी कि वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जैसे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है सर, एक तो रिकॉर्डिंग लेक्चर हो गए। दूसरा ई कंटेंट मिलेगा, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए नोट्स, PDF और संदर्भ सामग्री मिलेगी। तो दूसरा हो गया ई कंटेंट। तीसरा हो गया स्वमूल्यांकन, पढ़ा और उसका मूल्यांकन नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है, यानी कि मूल्यांकन के लिए क्विज और असाइनमेंट है, टेस्ट है, तो सेल्फ असाइनमेंट भी है यहाँ पर। चौथा ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, छात्र और शिक्षक के बीच संवाद के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है। पूछा जाता है कि इसमें जो 4 जो इसके मॉडल है वो क्या है ना। तो वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, स्वमूल्यांकन और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये पूछा गया है, ध्यान रखना ये चीज। यह मॉडल शिक्षा को केवल सुनने समझने तक सीमित नहीं रखता बल्कि इंटरैक्टिव और आकलन आधारित भी बनाता है कि आपको टीचर से भी जोड़ रहा है, साथ में आप अपनी जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अब स्वयं का महत्व तो क्या है, इसका महत्व यह है कि डिजिटल डिवाइड को कम करना, यानी कि डिजिटल डिवाइड जो है, यानी कि आपको डिजिटल रूप से जो सामग्री नहीं मिल पा रही वो मिल जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सके कि सभी तक समान शिक्षा आदि पहुंचाई जा सके। विदेशी मूक्स के विकल्प के रूप में भारतीय छात्रों को स्थानीय सामग्री देना, यानी कि मूक्स क्या कर रहा है, कंप्लीट बेसिक स्तर पर प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही हम भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए स्वयं के माध्यम से क्षेत्रीय सामग्री अपनी विशेषताओं को युक्त करते हुए लोकल लैंग्वेज आदि में करते हुए प्रोवाइड कर सकें। शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्धारण, इससे कि में भी महत्व है कि शिक्षक प्रशिक्षण भी आसानी हो जाएगा। परीक्षा और रोजगार की तैयारी भी यहाँ से व्यक्ति कर पाएगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। नवीनतम आंकड़े इसके संदर्भ में कि भाई इसका यूज कितने लोग कर रहे हैं, तो उपलब्ध कोर्स कितने हैं, तो इस पर वर्तमान में 2025 तक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2200 कोर्स उपलब्ध हैं। कितने, 2200, ध्यान रखो। पंजीकृत जो इस पर छात्र हैं वो 3 करोड़ प्लस छात्र पंजीकृत हैं इस पर, यानी कि इस पर लोग गए हैं, पंजीकरण किया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्र 1.2 करोड़ छात्र हैं यहाँ पर। ग्रामीण भागीदारी इसमें 52% है, यानी कि 50 जो ग्रामीण लोग हैं स्टूडेंट हैं वो भी इस पर जाकर के पढ़ पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं। मूलतः लोकप्रिय जो विषय इस पर है जो पढ़ते हैं लोग, इंजीनियरिंग का हुआ,
प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का हुआ, कंप्यूटर साइंस का हुआ और सामाजिक विज्ञान के हुए। इनको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। अब इसमें सफलता की कहानियां क्या है कि मतलब स्वयं का कुछ पढ़ करके कुछ लोगों ने कुछ किया है ना, या ठीक है या नहीं है। तो उत्तराखंड के एक गांव की छात्रा ने स्वयं के माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेसिंग सीखी और बाद में आईटी कंपनी में नौकरी भी पाई। यानी कि आप इसके माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि चीज़ें सीख सकते हो। चूंकि भाई देखो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, अब आप पढ़ना चाहो तो आपको मूलतः सामान्य जानकारी हो चुकी है, फिर आप उसमें मेहनत करो तो और भी आगे बढ़ जाओगे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण शिक्षक ने, एक टीचर ने स्वयं से शिक्षण विधियों पर कोर्स किया और अपने स्कूल में स्मार्ट क्लासेस को शुरू किया। यानी कि पहले उस टीचर ने सीखा और फिर अपने गांव में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट कर दिया। कोविड-19 के काल में लाखों छात्रों ने स्वयं से कोर्स पूरे करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो इस तरीके से स्वयं के माध्यम से कई लोगों ने लाभ भी लिया। चुनौतियां क्या है इसमें? सबसे बड़ी इंटरनेट और बिजली की कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पर इंटरनेट बिजली नहीं है या मोबाइल ही नहीं है, वहां पर ऐसा आप कुछ भी चला दीजिए तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ड्रॉप आउट दर, यानी कि इसमें अधिकतर बच्चे जो जुड़ते हैं वो छोड़ देते हैं बीच में ही। 60 से 70% छात्र कोर्स बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है, या फिर वो उस पर अपना धैर्य बना के नहीं रख पाते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, अपना मोटिवेशन बना के रखना। भाषाई अवरोध, अधिकांश सामग्री इसमें अंग्रेजी में है और बच्चों को हिंदी या अपनी लोकल भाषा में आती है। तो ये कि समस्या आ जाती है कि सामग्री जैसे नोट्स वगैरह हुआ वो सब इंग्लिश में ही ज़्यादातर दिखते हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण संभव नहीं है। प्रयोगशाला आधारित शिक्षा में यहाँ पर कठिनाई है कि ऑनलाइन में प्रयोग कराओगे कैसी, और वस्तुतः जो साइंस की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, वो चीज़ें तो वैसे भी अधिकतर प्रयोग आधारित हैं। तो ये एक समस्या है इसमें। मूल्यांकन प्रणाली की भी समस्या है कि अभी भी मूल्यांकन प्रणाली उतनी बेहतर नहीं है कि बेहतर ढंग से टीचर से संपर्क हो सके विद्यार्थी का और बेहतर टीचर और विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सके। तो ये समस्या है इसमें। इस तरीके से देखा समाधान क्या हो सकते हैं और भविष्य में क्या करना चाहिए। तो क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे लोग हटे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि समझ में नहीं आएगा तो हट जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, तो जिससे कि गांव में विद्यार्थी जो मान लीजिए खुद के पास मोबाइल नहीं है, डिजिटल डिवाइस नहीं है, तो कम से कम स्कूल में जाकर के स्वयं जैसे पोर्टल से विद्यार्थी पढ़ सके और ऐसा हो सके। उद्योगों से साझेदारी कर जॉब ओरिएंटेड कोर्स बनाना, यानी कि यहाँ पर क्या करे कि जो सरकार है, सरकार कुछ बड़े बड़े उद्योगों से संपर्क करे और उन्हीं के माध्यम से कोर्सों को वो करवाए जिससे कि व्यवहारिक शिक्षा मिल सके और बाद में फिर वही कंपनियों में या उन्हीं उद्योगों में विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी टॉप है वो जा भी सके। एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम लागू करना, कि एआई आधारित के जैसे विद्यार्थी को कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका बेहतर ढंग से, उसका सरल भाषा में उसको आंसर समझाने के लिए कार्य कर सके। क्योंकि मनुष्य कब तक डाउट सॉल्व करेगा, तो एआई आधारित हो जाए तो और अच्छा है, व्यक्ति उससे सहज रूप से पूछ भी पाएगा। महिला और वंचित वर्ग के लिए विशेष पहल है करना चाहिए कि महिलाओं तक, वंचित वर्गों तक ये कैसी पहुंचे, या तो उन्हें मोबाइल वितरण करें, टैबलेट वितरण करें या किसी और तरीके से उन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? यही है कि स्वयं भारत का एक राष्ट्रीय बुक्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैसिव एजुकेशन के लिए, समग्र भारत में एजुकेशन के लिए, जिसने लाखों छात्रों की जिंदगी बदली है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाता है बल्कि अवसर की समानता भी सुनिश्चित करता है। भविष्य में स्वयं को डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी विकसित करने की योजना है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के रूप में इसे स्वयं को विकसित किया जाए। तो धीरे धीरे इस पर सरकार भी सुधार कर रही है, कार्य कर रही है और आपको ये प्रोवाइड भी किया जा रहा है। अब देखो स्वयं हो गया, स्वयं आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहाँ से आपको पढ़ना है स्वयं प्रभा। क्या पढ़ना है? स्वयं प्रभा। तो अब हम इसके अगले लेक्चर में स्वयं प्रभा के बारे में अध्ययन करेंगे और इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग स्वयं प्रभा की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में मूक्स की भी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।